हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने शुरू किया हुआ है मांग की कीमत लोच का चैप्टर और इसके अंदर हमने मांग की कीमत लोच के बारे में और इसकी श्रेणियों के बारे में जाना था कि श्रेणियां कितने प्रकार की होती हैं और मांग की कीमत लोच का अर्थ भी जाना था। तो आज हम जो श्रेणियां हैं मांग की कीमत लोच की, उनको हम ग्राफ के द्वारा या फिर चित्र के द्वारा इनको हम अच्छे से समझेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मांग की कीमत लोच की श्रेणियां। अब श्रेणियों का नाम आपको पता होगा कि कौन कौन सी हैं। पहले है पूर्णतः लोचदार, फिर है पूर्णतः बेलोचदार, फिर है इकाई लोचदार, फिर होती है इकाई से अधिक और इकाई से कम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्णतया लोचदार की। अब पूर्णतया लोचदार आपको इस ग्राफ के द्वारा मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे बनता है। तो सबसे पहले आपको पता होता है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं, फिर हम बताते हैं कि पूर्णतया लोचदार है। अब पूर्णतया लोचदार है क्या? मांग। ठीक है, तो हम किनको डिनोट कर रहे हैं? मांग को डिनोट कर रहे हैं कि पूर्णतया लोचदार मांग है ये। अब जैसे देखो कि हम इस साइड तो हम लेते हैं हमारी कीमत, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हमारी हम मांग। ठीक है, अच्छे से समझना है इसको। हम इस साइड लेते हैं कीमत और इस साइड लेते हैं एक्स एक्सिस पे मांग। अब देखो कि मैंने क्या किया कि हमारी जो कीमत है वो क्या है? स्थिर है, डी डी। यहाँ पे कोई भी परिवर्तन है नहीं हो रहा है या ऊपर नीचे ये नहीं हो रही है, लेकिन परिवर्तन किसके अंदर आ रहा है? मांग के अंदर। मांग में कैसे परिवर्तन आ रहा है? मैंने मांग को डी से डिनोट किया है, डिमांड। पहले होती है डी, फिर D1, फिर D2, यानी कि कीमत के स्थिर रहने पर मांग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, मांग पहले कम थी फिर ज्यादा हो गई या फिर कम हो गई फिर ज्यादा हो गई, यानी ये क्या है? कम ज्यादा या घट बढ़ सकती है, तो उसको हम बोलेंगे पूर्णतया लोचदार। यानी कि जब हम इसको परिभाषा देंगे तो क्या देंगे कि कीमत स्थिर रहने पर जब मांग में परिवर्तन होता रहता है, कभी कम होती रहती है कभी ज्यादा होती रहती है, तो उसको हम बोलेंगे पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, कीमत के स्थिर रहने पर। फिर हम बात करते हैं कि पूर्णतया बेलोचदार क्या है। अब पूर्णतया बेलोचदार क्या होती है कि हमारी जो मांग है, ठीक है, मांग क्या है? स्थिर है और कीमत में क्या है? परिवर्तन हो रहा है। अब इसको हम कैसे बताएंगे कि कीमत के बढ़ने या घटने से मांग में कोई परिवर्तन ना हो, यानी मांग स्थिर रहे, तो उसको हम बोलेंगे बेलोचदार मांग। इसका मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जैसे कि हमारे पास हमारी आवश्यक चीजें जैसे अनिवार्य वस्तुएं हैं, हम जैसे कि हम एक वस्तु है तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ठीक है, तो वो जैसे हमारे जो घरेलू काम के अंदर हमारी जो वस्तुएं यूज होती हैं तो वो क्या है? हमारी अनिवार्य वस्तुएं हैं। हम अगर उनमें परिवर्तन आ जाए, जैसे कीमत में बढ़ोतरी हो जाए, तो हम क्या उन वस्तुओं को खरीदना थोड़ी छोड़ देंगे? तो हम उनको वस्तु को खरीदेंगे चाहे कीमत ज्यादा हो चाहे कम हो। तो इसी तरह से हम इसको बोलेंगे बेलोचदार मांग। ठीक है, फिर हम बोलेंगे इकाई लोचदार। अब इकाई लोचदार क्या होती है? यानी कीमत में जितना परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी अगर कीमत में कमी हो रही है तो मांग में भी कमी होगी। ठीक है, और अगर कीमत में अगर थोड़ा बहुत परिवर्तन हो रहा है तो उसी तरह से मांग में भी परिवर्तन होगा, जैसे कि इकाई लोचदार है ये। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इकाई लोचदार। फिर हम बात करते हैं इकाई से अधिक लोचदार। अब इकाई से अधिक लोचदार कैसी होगी? ये है इकाई से अधिक, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कीमत और लिखेंगे मांग। ठीक है, अब इसके अंदर जब हम इसको समझेंगे तो हम इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि मांग की तुलना में जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा परिवर्तन होता है तो मांग में क्या हो जाता है? अधिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, मांग की तुलना में अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है तो हमारी मांग क्या है? वो अधिक तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो ये है हमारी इकाई से अधिक लोच। अब इसी का अपोजिट साइड क्या है? इकाई से कम लोचदार। यानी कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने से क्या होगा? कीमत में ज्यादा परिवर्तन होने से मांग में सिर्फ थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो उसको हम बोलेंगे इकाई से कम लोचदार मांग। ठीक है, अब जब आप इनको समझोगे तो किस तरह से समझोगे? सबसे पहले आप 5
आपके ग्राफ बना लोगे, फिर इसके अंदर आप एक बार शो करोगे कीमत स्थिर है, फिर मांग स्थिर है, फिर दोनों को इक्वल दिखाओगे, फिर एक को ज्यादा और एक को कम दिखाओगे। तो इस तरह से अगर आप इन ग्राफ को बनाएंगे तो आपको अच्छे से इनको समझ जाएंगे आप, और अच्छे से इनको बना भी पाएंगे। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है श्रेणियों का, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें नोटबुक लेकर, और इनको अच्छे से बना के देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि ये ऐसे ग्राफ हैं, अगर आप एक बनाने बैठेंगे तो आप ये जो आपने 4 ग्राफ है ये आपके माइंड से निकल जाएंगे कि आप किस तरह से इनको बनाएं। इस तरह से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पांचों ग्राफों को एक साथ बना के देखें ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी 5 श्रेणियां कीमत रोज को लेकर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।